गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द संकल्प बैच। तो आज स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर हमारा फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट की इंट्रोडक्शन तो आप देख ही चुके हैं। मतलब जो जर्नी हमने स्टार्ट की थी, तो इस जर्नी को बहुत प्यार से, बहुत जज्बे के साथ हमें कंप्लीट करना है, सब कुछ सीखते हुए चलना है। तो बिफोर वी बिगिन, एक बार अपने माइंड में ये थॉट ले आइए कि ये जो भी एफर्ट अगले कुछ घंटों के लिए मैं करने वाला हूँ, दे आर गोइंग टू लाइक हेल्प मी इन रीचिंग माई ड्रीम्स। तो जब भी पढ़ने बैठना है, कभी भी ऐसे मन से नहीं बैठना है कि मुझे करना पड़ रहा है, मतलब मेरी मजबूरी है या मेरे ऊपर ये लोड है, फालतू की चीज़ है। हमेशा इस उम्मीद से बैठना है, इस थॉट के साथ बैठना है कि आई हैव टू बी अ विनर एंड आई हैव टू बी द मास्टर ऑफ माई डेस्टिनी। राइट, चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन, बेसिक सॉलिड स्टेट के बारे में हम बेसिक से जानेंगे। देन वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के सॉलिड्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से क्लासीफाई करने के क्या क्या मतलब हमारे पास रूल्स हैं। ठीक है, कैसे कैसे कैटेगराइज हम करते हैं। सिमिट्री एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। बहुत दुनिया भर की चीज़ें नहीं करेंगे, बट आई थिंक हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एंड मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस को जो नीट वाले कैंडिडेट्स हैं दे कैन स्किप। ठीक है, वो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना, वैसे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है और वैसे जेई में भी नहीं पूछा गया, बट फिर भी इट्स इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट द सॉलिड्स। सॉलिड्स बेसिकली दे आर ऑल अराउंड अस। हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बीट दिस पेंसिल जिससे मैं लिख रहा हूँ, और मे बी द स्क्रीन जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, जिस कैमरा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट, जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ, जो टेबल है, तो एवरीथिंग अराउंड अस, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी आर यूजिंग, दे आर सॉलिड्स। एंड सॉलिड्स की जब हम बात करते हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ सॉलिड थिंग्स। राइट, सारा दिन हमारा किस में जाता है, मोबाइल के ऊपर लेक्चर देखने में, मोबाइल के ऊपर और दुनिया भर की चीज़ें जो आप करते रहते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द मोबाइल्स, दे आर अ ब्रिलियंट, लाइक अ मैग्निफिसेंट पीस ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि इतनी कॉम्पैक्ट डिवाइस में इतने सारे फीचर्स, इतने सारे मतलब चीज़ें आप कर पाते हो, उसको इतने टाइनी लेवल पे कॉम्पैक्टनेस इतनी ज़्यादा मेंटेन रख के कैसे कर पाते हैं हम। इतने अच्छे कैमराज, इतनी अच्छी स्क्रीन्स। आपको ओके, आई एम नॉट पर्टिकुलरली फेवरिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड और समथिंग लाइक दैट, बट फिर भी है ना, हमें पता है कि स्क्रीन्स आजकल मोबाइल की कितनी एडवांस हो चुकी हैं। एंड कमिंग फ्रॉम द टाइम जब मैं स्कूल में था या कॉलेज स्टार्ट किया था, तब जो मोबाइल आते थे वो कैसे कैसे मोबाइल होते थे। नाउ सीइंग द एवोल्यूशन, इट्स अमेजिंग। तो देखिए, एनीथिंग, चाहे आप स्क्रीन की बात करें, दैट इज अ पर्टिकुलर टफनेस लेवल उसका होता है जो हर साल इंप्रूव करता जाता है। तो एक स्ट्रक्चर है, एक पर्टिकुलर तरीके से एटम्स या जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो अरेंज्ड हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टीज आ रही हैं। उन प्रॉपर्टीज को हम और इंप्रूव करना चाहते हैं अगले साल। इवन यू टॉक अबाउट द कैमराज, तो कैमराज का जो मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल है, उसमें भी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होंगे। लेंस किस तरह का होगा, क्या मटेरियल है, और उसको आप पतला कर सकते हो, और उसके अपर्चर को आप इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो फोटोग्राफी में भी मटेरियल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ग्लास यूज करना है या आपको पॉलीकार्बोनेट यूज करना है, क्या यूज करना है। ठीक है, देन यू टॉक अबाउट द बैक, वो कंडक्टिंग भी होना चाहिए, उसमें एंटीना बैंड्स भी होने चाहिए। ठीक है, चार्जिंग भी आपको करनी है, चार्जिंग आपको फास्ट करनी है। तो चार्जिंग अगर फास्ट करनी है तो वी टॉक अबाउट द बैटरीज। व्हेन वी टॉक अबाउट द बैटरीज, अगेन सॉलिड स्टेट वहां पर इन्वॉल्व है, डेफिनेटली वहां पर इन्वॉल्व है। व्हेन यू टॉक अबाउट द सेमीकंडक्टर्स, जो इतने इसके सारे अंदर जो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, यू टॉक अबाउट द सर 14 नैनोमीटर प्रोसेस से बना है, या नए जो प्रोसेसर है वो 10 नैनोमीटर पे आ गए हैं, 7 नैनोमीटर पे आ गए हैं, 5 नैनोमीटर पे आ गए हैं। ठीक है, तो वो सारी सारी जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हैं, दे आर ऑल अबाउट सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। राइट, बट हाँ, हम उतना डिटेल में नहीं जाने वाले, हम मोबाइल यहाँ पे डिजाइन नहीं करने वाले, बट फिर भी इट इज गुड टू नो कि ये चैप्टर जो है आप ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हो, देर आर पर्पसेस। तो जब आप आगे अगर एडवांस परसू करते हैं, आप साइंस को फर्दर डेप्थ में जाके आप मास्टर्स करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो कई बार बच्चों को ये लगता है कि सर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ये फालतू की चीज़ें पढ़ रहे हैं, बट दे आर द बेसिक्स। बेसिक्स हेल्प यू व्हेन यू एक्चुअली गो इनटू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक इन द फ्यूचर। ठीक है, आपके हायर स्टडीज में जब जाएंगे, तो इसलिए ऐसी उम्मीद से पढ़ना है कि हम कुछ सीखने वाले हैं। एंड देन यू कैन एक्चुअली गो टू द इंटरनेट एंड रीड अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स। चलिए, आपका ये होमवर्क ही रहा। ठीक है, आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको ये
ढूंढना है कि किस तरह से नए मटेरियल्स हमारी जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, बीट द लैपटॉप्स, द मोबाइल्स और सारी चीज़ें हैं, बीट द व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स एंड ऑल, तो नए जो मटेरियल्स की जो रिसर्च हो रही है, जो नए नए मटेरियल्स बनाए जा रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ है, उनका, यू टॉक अबाउट द एरोप्लेन्स, यू टॉक अबाउट द बुलेट प्रूफ वेस्ट, है ना, वो सारी चीज़ें लाइट होने चाहिए, बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, रेजिस्टेंस, एब्रेजन रेजिस्टेंस सब कुछ हाई होना चाहिए। वो कहाँ से आता है? कहाँ से आता है वो सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टीज को समझने से आता है, उनके स्ट्रक्चर को समझने से आता है। ठीक है, तो मॉडर्न डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स एंड सेलफोन्स आर बिल्ट फ्रॉम सॉलिड्स विद वेरी स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज, वेरी स्पेसिफिक, है ना। जैसे कि अगर हम इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करें, आईसी जो उसका है, ठीक है, दैट इज एट द हार्ट ऑफ मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिल्ट फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स। और सेमीकंडक्टर बनाने में हमारा सिलिकॉन, कॉपर, इंसुलेटर लाइक हाफनियम ऑक्साइड वगैरह ये यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू लव वॉचेस? अभी तो चलो काफ़ी नई नई घड़ियाँ आ चुकी हैं, ठीक है, डिजिटल सारी की स्मार्ट वॉचेस आ चुकी हैं, बट एक कुछ सेक्शन ऐसा भी रहता है कि नहीं सर, हमें जो एनालॉग वॉचेस हैं वही पसंद है। एंड एनालॉग वॉचेस में इतना बारीक काम होता है, इतना मैग्निफिसेंट काम होता है, आप देखेंगे द प्राइसेस गो टू लाइक लैक्स एंड लाइक करोड़ तक भी पहुंच जाता है कुछ स्पेशल लिमिटेड एडिशन का। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं। देखिए अब यहाँ पर आप क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, you talk about this particular bezel insert, ठीक है, रोटेटेबल बेजल, देन टाइटेनियम क्लैंपिंग रिंग। मतलब मैं बता नहीं रहा हूँ कि तुम लोग घड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दो, इसका बिजनेस स्टार्ट कर दो, बट देखिए डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल, सफायर क्रिस्टल, तो सफायर क्रिस्टल वाली वॉचेस स्पेशली महंगी होती हैं, विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। ठीक है, तो देखिए कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे लग रही हैं दैट मेक अ वॉच स्पेशल एंड एक्सपेंसिव, बिकॉज यू नो कौन सी वाली घड़ी है। ठीक है, तो scientists and engineers turn almost exclusively to solids for materials used in many other technologies। चाहे हम मैग्नेट्स की बात करें, ठीक है, और हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स हमें बनाने हैं, ठीक है, एयरप्लेन टर्बाइंस आपको बनानी है, सेमीकंडक्टर्स बनाने हैं आपको, सोलर सेल्स के मटेरियल नए लाइट वेट हाई एफिशिएंसी वाले मटेरियल्स आपको बनाने हैं, ठीक है, एलईडीज की बात कर रहे हैं आप, तो ओलेड, एमोलेड वगैरह क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, पॉलीमर्स फॉर पैकेजिंग एंड बायोमेडिकल एप्लीकेशंस, है ना, हमारी बॉडी के अंदर मतलब इस तरह के हम पॉलीमर्स बनाना चाहते हैं जो आपकी बॉडी को फ्यूचर में सपोर्ट कर सके, आपकी जो एजिंग है उसको हम थोड़ा कम करें और ऐसे मटेरियल यूज करें जो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता रहे, आप बूढ़े भी हो जाओगे तब भी वो मटेरियल इतने लाइट वेट होंगे कि अगर हम मान लीजिए आपकी फ्रैक्चर हो गया कहीं और हमने वहां पर वो रिप्लेसमेंट में वो मटेरियल डाल दिया तो वो आपको स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, अभी तो हम स्टील यूज कर लेते हैं बट दैट इज कंपेरेटिवली क्या, हैवी है ना, स्ट्रेंथ तो है बट हैवी है, राइट। तो चलिए तो बात करते हैं आगे एंड थोड़ी और बात करें व्हेन यू टॉक अबाउट द व्हीकल्स, है ना, गाड़ियों की बात करते हो तो गाड़ियों का जो मटेरियल है धीरे धीरे इंप्रूव करता जा रहा है, थोड़ी लाइट वेट हो रही है पर साथ के साथ स्ट्रेंथ जो है उनका, ठीक है, वो भी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है ना, राइट। चलिए तो डिफरेंट डिफरेंट बेटा चीजें बनाने में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स लगते हैं, तो देर इज सॉलिड स्टेट अराउंड ऑल द टाइम। नाउ तो सॉलिड्स की जब हम बात करते हैं, सॉलिड्स कैन बी एज हार्ड like a diamond, this beautiful sapphire crystal, and they can be soft like a मोमबत्ती, वैक्स। ठीक है, तो यस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि कोई भी सॉलिड कितना हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करेगा। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कुछ कंडक्ट नहीं करते हैं। द शेप्स ऑफ सम सॉलिड कैन इजीली बी मैनिपुलेटेड, जैसे वैक्स है, मोमबत्ती आप भैया उसको तोड़ सकते हैं, या कुछ सॉलिड्स हैं उनको आप अगर फोर्स लगाएंगे डिफॉर्म कर जाते हैं, अपनी शेप बदल लेते हैं। पर कुछ होते हैं जैसे क्रिस्टल है, अगर आप फोर्स लगाएंगे वो डिफॉर्म नहीं होगा, वो टूट जाएगा, है ना। तो कुछ ब्रिटल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। ठीक है, राइट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स आर डिक्टेटेड बाय द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स दैट होल्ड द एटम्स इन प्लेस। क्योंकि कुछ सॉलिड्स के बीच में आयनिक फोर्सेज होंगी, कुछ के बीच में सिंपल मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी। ठीक है, कहीं पे आपका प्योर मेटल है तो मेटेलिक बॉन्डिंग वहां पर ऑपरेट कर रहा होगा, कहीं अगर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का स्ट्रॉन्गर फॉर्म है लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होगी। तो बेटा किस तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस ने पार्टिकल्स को पकड़ के रखा है, जोड़ के रखा है, दैट इज गोइंग टू डिसाइड कि भैया उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होने वाली हैं। तो आई थिंक इट्स टाइम के वी ऑल्सो टॉक अबाउट दीज फोर्सेज की कौन कौन सी फोर्सेज एग्जिस्ट करती है और उनका फर्क क्या पड़ता है, उनका क्या असर पड़ता है अलग अलग प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने में। चलिए तो स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं। सॉलिड्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल 1 कैरेट डायमंड
1 कैरेट डायमंड जो है हैज अ वॉल्यूम ऑफ 57 मिलीमीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर क्यूब बेटे कितना होता है? जस्ट इमेजिन ना, 1 मिलीमीटर क्यूब कितना होगा? तो 1 कैरेट डायमंड इज लाइक 57 मिलीमीटर क्यूब एंड कंटेन्स 10 रेज टू पावर 22 कार्बन एटम्स। 57 मिलीमीटर क्यूब में मतलब 10 रेज टू पावर 22 कार्बन एटम्स हैं। तो हाउ कैन वी होप टू डिस्क्राइब सच ए लार्ज कलेक्शन ऑफ एटम्स? अरे मेरे को कैसे पता लगा यार ये इतने सारे जो कार्बन एटम्स हैं ये कैसे जुड़े हुए हैं आपस में? अच्छा अगर मैं बड़ा डायमंड लूंगा सर उसमें क्या होगा? सर और बड़ा डायमंड लेंगे उसमें क्या होगा? तो कुछ ऐसा है क्या कोई स्टैंडर्ड की? नहीं सर, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो सर, स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। सर स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी आप 1 चम्मच लो सर, या आप बाल्टी भर के ले लो, पानी या कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं वो ऐसी रहती हैं। तो क्या स्ट्रक्चर को लेके भी कुछ इस तरह की सर्टेनिटीज हैं कि नहीं सर स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, है ना? चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं। देखिए, सॉलिड्स इन विच एटम्स आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली रिपीटिंग पैटर्न। ऑर्डरली रिपीटिंग पैटर्न मतलब एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। आप चाहे छोटा सा पीस ले लें उसका, चाहे एक बहुत बड़ा पीस ले लीजिए, ठीक है। मार्बल का आप छोटा सा पीस लो, बड़ा पीस लो, बेटा मार्बल के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो अरेंजमेंट है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस और कार्बोनेट आयंस का, वो एक सिस्टमेटिक होगा अगर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो, राइट। तो जब एक ऑर्डरली रिपीटिंग पैटर्न में सॉलिड्स अरेंज करते हैं अपने पार्टिकल्स को, उनको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है या ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एक रिपीटिंग पैटर्न नहीं होता। मतलब वो सॉलिड का मैं एक हिस्सा स्टडी कर रहा हूं, उसमें देयर इज अ पैटर्न, कुछ और हिस्सा स्टडी कर रहा हूं उसमें वैसा पैटर्न नहीं है, उसमें पैटर्न है पर थोड़ा डिफरेंट है। तो वो तो सिस्टमेटिक नहीं है कि एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे मॉर्निंग प्रेयर के लिए जाते थे जब स्कूल्स में, जब स्कूल्स ओपन होते थे, ठीक है, तो ये उन दिनों की बात है। तो जब हम स्कूल जाते थे, स्कूल्स में प्रेयर में खड़े होते थे, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से ना, आगे से पीछे तक वैसी लाइन है, चाहे 500 बच्चे हैं चाहे 1000 बच्चे हैं, राइट, एक सिस्टमेटिक तरीके से बच्चे खड़े हुए हैं। बट जैसे प्रेयर डिसमिस होती थी, अब जो रैंडमली है, कभी कोई कहीं से किधर भाग रहा है, कोई अपने क्लासरूम में भाग रहा है, कोई पानी पीने भाग रहा है, कोई बाथरूम भाग रहा है, राइट। तो देयर इज नो ऑर्डर, समझे? तो उस तरह का अगर स्ट्रक्चर है, पार्टिकल्स किसी ऑर्डर्ड तरीके से नहीं लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड अमorphous सॉलिड। ओके, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनको ट्रू सॉलिड कहा जाता है। दीज सॉलिड्स आर यूजुअली हैविंग फ्लैट सर्फेसेस और फेसेस दैट मेक डेफिनेट एंगल्स विद वन अनदर। जैसे देख लीजिए डायमंड की अगर हम बात कर रहे थे पीछे, तो डायमंड में क्या था, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फ्लैट सर्फेस, अब आप बोलोगे सर ये तो पॉलिश किया हुआ है, ठीक है ये पॉलिश किया पूरा कटिंग है, बट फिर भी जो क्रिस्टल्स होते हैं, आप NaCl का क्रिस्टल लेके देख लो, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है। उसको आप तोड़ोगे भी तो जो टूट के नए फेस जनरेट होंगे वो बिल्कुल स्मूथ फेसेस वहां पे जनरेट होते हैं। ओके, तो आप सोडियम क्लोराइड देख लीजिए, शुगर देख लीजिए, क्वार्ट्स, डायमंड देख लीजिए, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टल्स। तो डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स में अब कलर्स, स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहां पर वुल्फेनाइट है तो दिस हैज अ डिफरेंट कलर, बेराइट कलर डिफरेंट है, ठीक है, बेराइल, एमराइल जिसको आप बोलते हैं, क्वार्ट्स, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। और कलर जनरली इंप्योरिटीज की वजह से भी आते हैं कि कोई पर्टिकुलर इंप्योरिटी होगी, कोई एलिमेंट होगा, कुछ प्रेजेंट होगा, बहुत माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होगा, बट दैट विल इंपार्ट अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कलर टू द क्रिस्टल। ओके, चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं अमorphous सॉलिड, जहां पर मैंने आपको कहा कि एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट नहीं होता, एक सिस्टमेटिक तरीके से पार्टिकल जुड़े हुए नहीं होते हैं आपस में। तो अमorphous सॉलिड्स को सूडो सॉलिड या फेक सॉलिड्स कहा जाता है। तो दे कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर विदाउट फॉर्म। अमorphous मतलब विदाउट फॉर्म, मतलब उसकी कोई फॉर्म नहीं है ना। क्रिस्टलाइन का मतलब है कि भैया डायमंड तुम कहीं से भी लेके आओ, डायमंड के अंदर कार्बन एटम्स का जो एक स्ट्रक्चर है वो फिक्स है। जैसे आइस है, अब तुम अपने घर में जमाओ या बाजार से लेके आओ, आइस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो एक पर्टिकुलर तरीका है, वो वैसे ही होंगे। आइस तुम्हें कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने से ले आओगे, है ना, एक फॉर्म उसकी है, एक स्ट्रक्चर उसका डिफाइंड है। पर एमorphous का एक प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर स्ट्रक्चर कोई जैसा डिफाइन नहीं होता, वो कैसे भी अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। देयर इज नो ऑर्डर, या अगर कई बार ऑर्डर होता भी तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, थोड़ी दूर तक ऑर्डर है, उसके आगे ऑर्डर आपको पार्टिकल्स के बीच में नहीं मिलेगा। तो एट द एटॉमिक लेवल द स्ट्रक्चर ऑफ अमorphous सॉलिड्स आर सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स, क्योंकि लिक्विड्स का भी कोई स्पेसिफिक फॉर्म तो नहीं होता, पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, इसलिए उसको लिक्विड बोलते हैं। इट कैन फ्लो बिकॉज पार्टिकल्स को पकड़ के रखने वाली फोर्सेस उतनी स्ट्रांग नहीं है कि तुम यहीं रोको भैया जाना नहीं है ना। तो लिक्विड की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, तो अमorphous सॉलिड्स की भी कोई पर्टिकुलर फिक्स शेप नहीं है, वो चेंज की जा सकती है। तो आप ऐसा समझ लीजिए अमorphous सॉलिड्स आर लाइक सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी उनको बोलते हैं
कि एक तरह से वो लिक्विड ही है, क्योंकि उनके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं है, बट इट्स लाइक भैया बहुत ठंडा करके रखा है, उनको बेचारे के मूव नहीं कर पा रहे हैं, है ना। लिक्विड जनरली मूव कर जाता है बिकॉज पार्टिकल्स के बीच में जो एनर्जी है, जो सारी उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, वो उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर लेती है, ठीक है। चलिए, तो अमरफस सॉलिड्स डू नॉट हैव द वेल डिफाइंड फेसेस, या शेप नहीं होती उनकी। एग्जांपल्स रबर है, ग्लास है, ठीक है, ऑब्सीडियन जिसको वॉल्केनिक ग्लास बोलते हैं। अब वॉल्केनिक ग्लास का एग्जांपल तुम लोगों को वेब सीरीज में भी कुछ मिलता होगा, ठीक है। अब ये ग्लास बॉल है हमारे पास, आप लोग सर इसकी तो पर्टिकुलर शेप है। ग्लास हमें लगता है क्रिस्टलिन, पर ग्लास क्रिस्टलिन नहीं होता, उसके पार्टिकल्स एक डेफिनेट तरीके से अरेंज नहीं होते हैं, ठीक है। यू टॉक अबाउट द रबर, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एमरफस सॉलिड्स। चलिए, एमरफस और क्रिस्टलिन को अब थोड़ा सा हम देखते हैं ऑर्डर, ठीक है। दोनों ही क्वार्ट्स हैं, दोनों क्वार्ट्स हैं, एक एमरफस फॉर्म है और इसका क्रिस्टलिन फॉर्म है। देखिए, तो पहला वाला आपका ऑब्वियस ही बात है, ये आपका क्रिस्टलिन फॉर्म है, ठीक है, एंड सेकंड इज द एमरफस फॉर्म। तो क्रिस्टलिन में आप देख पा रहे हैं देयर इज अ डेफिनिट ऑर्डर, है ना। क्रिस्टलिन में क्या है, पार्टिकल्स। अब जैसे कि यहां पर अगर मैं देखूं, ओके, तो जस्ट अ मिनट, हम यस हाइलाइटर लेके देखते हैं, देखो, ठीक है। जैसे ये एक हेक्सागन रिंग है, इसके नीचे ये एक हेक्सागन रिंग है, ये एक हेक्सागन रिंग है, ये हेक्सागन रिंग है, तो एक पर्टिकुलर तरीके से जुड़े हुए हैं ना पार्टिकल्स, एक पर्टिकुलर तरीके से सिस्टमेटिक ऑर्डर है। चाहे ऊपर का पोर्शन देखें, चाहे आप नीचे वाला पोर्शन देख लीजिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से पार्टिकल जुड़े हुए हैं। बट एमरफस में क्या है, कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं है एमरफस में, तो दे आर विदाउट फॉर्म, ओके। चलिए नेक्स्ट वन। एंड सेकेंडली, कहीं भी अगर आपको लगे कि नहीं इस पर मेरे को थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा और ध्यान से, तो यू कैन ऑलवेज पॉज द वीडियो एंड स्पेंड सम मोर टाइम इन दैट, राइट। बट मेरा जो पढ़ाने का स्पीड रहेगी, तरीका रहेगा, दैट इज लाइक कि आप फर्स्ट टाइम 12th क्लास पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स एंड गोइंग टिल द एडवांस लेवल, ओके। चलिए, तो क्रिस्टलिन सॉलिड्स और एमरफस में अब डेफिनेटली भैया प्रॉपर्टीज का भी डिफरेंस होगा, क्योंकि एटम्स किस तरह से अरेंज्ड हैं दैट इज गोइंग टू डिसाइड द प्रॉपर्टीज। एटम्स वही थे, पीछे क्वार्ट्स का जो आपको मैंने एग्जांपल दिया वो एटम्स वही थे, बट उनको अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से रखेंगे तो क्रिस्टलिन कहलाएगा, और अगर सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज नहीं होंगे तो देन इट विल बी कॉल्ड एमरफस सॉलिड, एंड दिस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज। देखिए, तो क्रिस्टलिन सॉलिड की बात करते हैं, हाइलाइटर को, ठीक है। तो ठीक है, तो क्रिस्टलिन सॉलिड्स क्या है, दे हैव डेफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, मतलब NaCl दुनिया के किसी कोने से ले आओ, उसका एक डेफिनिट शेप होगी कि भैया इसी तरीके से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन जुड़े होंगे, मतलब उनके बीच में जो डिस्टेंस है उनका, जो कि एक Na पॉजिटिव के अराउंड कितने क्लोराइड होंगे, क्लोराइड के अराउंड कितने Na पॉजिटिव होंगे, है ना, वो एक फिक्स होगा, दुनिया के किसी भी कोने से आप ले आइए, तो एक फिक्स कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप उनकी होती है। एमरफस में ऐसा कोई रेगुलर फिक्स शेप नहीं होती है, कैसे भी हो सकते हैं। देन क्रिस्टलिन सॉलिड हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, कि भाई साहब ये 450 पे होता है, या 950 पे, या 1200 1500 पे, इतने एग्जैक्टली केल्विन पे ये मेल्ट करेगा, उससे पहले नहीं, ओके। एमरफस में क्या होता है कि पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, देर लाइक के हाँ इतने पे ये मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है और अगले 20-25 डिग्री तक ये मेल्ट करता जाता है, तो दे हैव अ रेंज, ठीक है। तो दे हैव रादर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर जिसमें वो मेल्ट हो जाते हैं, एक फिक्स टेम्परेचर की वैल्यू नहीं होती है। क्रिस्टलिन आर एनिसोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। क्यों, क्योंकि भैया जब हम इधर जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज्ड है पार्टिकल्स, जब आप इधर जा रहे हो तो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, तो इधर जो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, ऐसे जाओगे तो वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी ना, क्योंकि इधर इधर का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। मैं नहीं बोल रहा कि समझ गया ना, पर्टिकुलर अरेंजमेंट का मतलब है कि इधर जाने पे आपको इस लाइन में फिर हमेशा वैसा ही अरेंजमेंट मिलेगा, तो वैसी ही प्रॉपर्टी मिलेगी आपको। बट अगर आप उसके परपेंडिकुलर जाओगे, किसी और डायरेक्शन में जाओगे, तो वहां पार्टिकल्स का अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट है और वो उस डायरेक्शन में फिक्स है, तो वहां पर आपको कुछ और प्रॉपर्टी मिलेगी, समझे। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है एमरफस में, सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शंस, बोलता कोई शेप तो हमारी है नहीं है फिक्स, है ना, कोई फिक्स शेप कुछ भी नहीं है ऐसी, किधर भी जाओ इधर भी रैंडम है उधर भी रैंडम है, ठीक है। तो दे आर लाइक दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शंस, समझे। क्रिस्टलिन को ट्रू सॉलिड कहा जाता है, एमरफस को सूडो सॉलिड या फेक सॉलिड कहा जाता है, या उसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है।
एंड देन क्रिस्टलिन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, मतलब दूर तक चले जाओ वैसा ही अरेंजमेंट आपको मिलेगा पार्टिकल्स का। एमरफस में पहली बात हम बोलते हैं ना कि ऑर्डर नहीं होता, कभी कभी ऑर्डर होता भी है बट वो ज्यादा दूर तक नहीं रहता, वो शॉर्ट रेंज में ही होता है, उसके आगे फिर वो डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ऑर्डर होगा तो वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। एंड क्रिस्टलिन सॉलिड को अगर आप तोड़ेंगे कट करते हैं तो एक स्मूथ सरफेस जनरेट होता है, जबकि एमरफस में जैसे लकड़ी है, लकड़ी को अगर आप तोड़ दें, है ना, एक वुडन ब्लॉक लेके, एक वुडन लॉग लेके उसको आप तोड़ देंगे तो बेटा जो नया सरफेस जनरेट होगा क्या वो एकदम स्मूथ होंगे? नहीं, रफ सरफेस होगा। यस, पर आप क्रिस्टल आपसे गिर जाए, आपके हाथ से टूट जाए, तो जो नया सरफेस जनरेट होता है बिल्कुल स्मूथ होता है, आपको पता है ये सारी चीजें। ठीक है, फिर भी एक थोड़ा सा बता रहा हूं कि आई शुड नॉट बी स्कीपिंग थिंग्स। नाउ क्रिस्टल्स कैन बी जनरेटेड। अब क्रिस्टल्स कैसे बनाने हैं देखिए, अब मैं आपको बोलता हूं बेटा सेम मटेरियल, सेम जैसे क्वार्ट्स है, वो क्रिस्टलिन फॉर्म में भी हम उसको ला सकते हैं और उसको एमरफस फॉर्म में भी वो एग्जिस्ट करता है, बनता है। तो ऐसा कैसे हुआ कि सर एक बार क्रिस्टल बन गया एक बार एमरफस बन गया? कैसे क्रिस्टल बनाने के लिए ऐसा कोई तरीका है क्या स्पेसिफिक? देखिए, जब आप क्रिस्टलाइजेशन आपने लैब में स्कूल में पढ़ा होगा या देखा होगा सर क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं, है ना, तो क्रिस्टलाइजेशन के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो क्रिस्टल्स कैन बी जनरेटेड बाय स्लोली कूलिंग द लिक्विड एंड इन कंट्रोल्ड कंडीशन। कि क्रिस्टल में एक पार्टिकल्स को एक तरीके से अरेंज होना है, जैसे मान लीजिए क्लास में जैसे बच्चे आए, है ना, मॉर्निंग जो असेंबली थी प्रेयर अटेंड करके बच्चे क्लास में पहुंचे हैं, और अगर टीचर बोले 5 सेकंड के अंदर बैठ जाओ सारे के सारे, तो 5 सेकंड के अंदर अगर बैठेंगे तो हर कोई हर कहीं बैठ जाएगा। ये टीचर ने बोला कि जहां हो वहीं बैठ जाओ, ठीक है, तो टाइम नहीं दिया ना उसने सेटल होने का आपको बच्चों को, तो कोई कहीं बैठा, कोई टेबल पे बैठा, कोई कहीं बैठ गया, राइट। तो अगर हम टाइम देते कि चलो आपके 2 मिनट है, जल्दी 2 मिनट में सारे बच्चे सेटल हो जाइए, अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ, तो क्या होगा, हर एक बंदा अपनी जगह पे जाके बच्चा बैठ जाएगा, समझे? तो आप टाइम दो। एटम्स एक डेफिनेट अरेंजमेंट में आना चाहते हैं, बट उसको पता है कि मेरे को वहीं जाना है, तो भैया उसको जाने के लिए टाइम तो दो। तो बोल रहे नहीं, अभी के अभी सॉलिडिफाई हो जाओ, टाइम नहीं है। तो जब आप उसको स्लोली धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, कोई टेम्परेचर प्रेशर की वेरिएशन उसको नहीं मिल रही, कोई डिस्टर्बेंस उसको नहीं मिल रही, वो शांति से भैया तो आराम से सेटल डाउन हो जा, तब वो क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, एंड सेम सब्सटेंस कैन हैव डिफरेंट क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट कंडीशंस। इसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। मैं लास्ट इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बात की थी कि ये सेम कंपाउंड या एलिमेंट एक से ज्यादा तरह के क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट कर सकता है। यस, उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, होंगे दोनों क्रिस्टल, बट उन क्रिस्टल्स में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, एक दूसरे के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो एक से ज्यादा तरह के क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर भी कुछ शो करते हैं सॉलिड्स। ठीक है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, एंड उन स्ट्रक्चर्स को पॉलीमॉर्फ कहा जाता है। और जब सडनली कूल कर देते हैं आप किसी उस लिक्विड को, तो क्रिस्टल नहीं बनता, फिर अमरफस सॉलिड बनता है। ठीक है, चलिए, घड़ियां घड़ियां घड़ियां, तो भैया ये बताओ मेरे को घड़ी कैसी है ना? सर, ब्यूटीफुल वॉच, अच्छी लग रही है ना? हाँ, अच्छी तो लग रही है। महंगी लग रही है? महंगी तो लग रही है। 3-4 लाख की घड़ी है ये। ठीक है, जहां तक मेरे को याद है जब मैं इसका प्राइस देख रहा था, 3-4 लाख की तो है। ओके, ठीक है, तो सर उसका क्या करेंगे हम? नहीं, हम उसका कुछ नहीं करेंगे, बट इसके जो ग्लास की बात कर रहे थे ना, सफायर, राइट, सफायर ग्लास। चलिए, तो सफायर ग्लास के बारे में थोड़ी सा आपको कुछ बताते हैं, कुछ हमें भैया दुनियादारी के बारे में पता भी तो लगे। सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, पता लगा किसी ने पूछा कि तुम्हें क्या पता, क्या सीखा तुम लोगों ने सॉलिड स्टेट के बारे में, तो कुछ तो सीखेंगे ना, तो हर लेक्चर में कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सिंथेटिक सफायर क्रिस्टल और ग्लास इज एक्चुअली नॉट ग्लास एट ऑल। हम बोलते हैं ना सफायर बहुत हार्ड होता है, स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है, स्क्रैच नहीं होता इजीली, बहुत महंगी घड़ियों में सफायर ग्लास यूज किया जाता है ना? यस, इट इज अ वेरी हार्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल मेड ऑफ क्रिस्टलाइजिंग प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो Al2O3 के बारे में हमने ये चीज तो पढ़ी हुई है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बहुत हार्ड होती है, जैसे एल्यूमिनियम जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है उसके सरफेस पे ऑक्साइड लेयर बन जाती है, विच इज वेरी वेरी हार्ड, जो उसको फर्दर एसिड बेस के अटैक से बचाती है, इवन फर्दर एटमॉस्फेरिक गैसेस के रिएक्शन से बचाती है। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्रिस्टलाइज करके ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल बनाया जाता है। तो सिंथेटिक सफायर हैज द सेम हार्डनेस एज नेचुरल सफायर जेमस्टोन्स, क्योंकि नेचुरल तुम कहां ढूंढते जाओगे ना, इंडस्ट्रियल लेवल पे तो उनको फिर सिंथेटिक बनाना पड़ेगा ना, वो नहीं कि चलो अब जाओ आज उस पहाड़ी में जाके खुदाई करेंगे वहां सफायर मिलेगा। ठीक है, नाउ बट विदाउट द कलरिंग एजेंट्स दैट गिव द जेम्स देयर वेरियस
ह्यूज। तो जब आप नेचुरल सफायर लाते हैं तो उसमें कुछ कुछ इंप्योरिटीज की वजह से क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक कलर्स होते हैं उसके। ओके, और वो कलर डिपेंड करेगा कि कौन सी इंप्योरिटी उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, जब सिंथेटिक बनाएंगे तो इंप्योरिटी तो नहीं डालेंगे ना, प्योर रखेंगे ना उसको। तो प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड आप रखेंगे तो इसलिए वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, उसमें कोई कलर नहीं होगा। ठीक है, नाउ तो वॉश क्रिस्टल्स मेड ऑफ सिंथेटिक सफायर आर ऑफन मार्केटेड एज स्क्रैच रेजिस्टेंट और वर्चुअली स्क्रैच प्रूफ। हाँ, बिकॉज दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू स्क्रैच बट नॉट इम्पॉसिबल। डायमंड है, डायमंड से वो स्क्रैच हो जाएगा। तो अगर आपने डायमंड रिंग पहनी है और भैया उससे भी तो स्क्रैच हो ही जाएगा। ठीक है, समझे? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड्स। तो क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ने वाले मेनली में अमरफस के बारे में क्या पढ़ना है? अमरफस का तो कोई स्टैंडर्ड कोई तरीका ही नहीं है, है ना? जब कोई स्टैंडर्डाइजेशन ही नहीं है, कोई ऑर्डर ही नहीं है, तो उसके बारे में पढ़ें भी क्या पढ़ें हम? तो बट क्रिस्टलिन में देयर इज अ ऑर्डर। अब उस ऑर्डर को हम समझते हैं, वो ऑर्डर कैसे कैसे हैं। तो क्रिस्टलिन सॉलिड्स कैन बी फर्दर कैटेगराइज एज आयनिक, मॉलिक्यूलर, कोवलेंट, नेटवर्क और मेटेलिक। जब भी क्रिस्टल्स की बात करते हैं ना, तो क्रिस्टल्स दिमाग में ना वो सुंदर सुंदर महंगे महंगे वो जाते हैं ना, मतलब कभी भी घूमने जाते हैं तो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, है ना? बड़ी महंगे महंगे क्रिस्टल्स वहां रखे होते हैं, शो पीस वगैरह उस तरह की चीजें। लगता है मम्मी मेरे को ये वाला लेना है, और पलट के देखते हैं नीचे का उसका एमआरपी देख के, नहीं नहीं नहीं, रहने तो नहीं लेना है। ठीक है, तो क्रिस्टल्स एकदम से दिमाग में ना वो वाली इमेज आती है, क्रिस्टल्स, अच्छा। बट ऐसा नहीं है कि क्रिस्टल्स वही है वो महंगे महंगे से ब्यूटीफुल सॉलिड्स। ठीक है, नहीं, क्रिस्टलिन सॉलिड्स आर वेरी कॉमन। ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारे हैं। यू टॉक अबाउट मेटल्स, दे आर ऑल क्रिस्टलिन सॉलिड्स। क्योंकि मेटल्स में भी जैसे आयरन की बात कर लो, निकल की बात कर लो, कोबाल्ट की बात कर लो, टंगस्टन की बात कर लो। ऐसा थोड़ा ना कि तुम्हारे घर में जो आयरन है उसका स्ट्रक्चर कुछ और होगा, मेरे घर में आयरन का स्ट्रक्चर कुछ और होगा, नहीं। तो आयरन का एक पर्टिकुलर क्रिस्टलिन फॉर्म जो है वो आप दुनिया के किसी कोने से लाएंगे, सेम अरेंजमेंट होगा एटम्स का। एल्यूमिनियम के बीच, एल्यूमिनियम का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है कि एटम्स किस तरह से अरेंज्ड है। ठीक है, तो मेटल्स आर और क्रिस्टलिन। सारे मेटल क्रिस्टलिन सॉलिड हैं क्योंकि उनमें एटम्स का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है फॉर एवरी मेटल। राइट, हाँ, कई मेटल्स एक से ज्यादा तरह के क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर भी शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, वो शो करते हैं। तो बेटा हमारे पास आयनिक क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं, आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स का मतलब क्या हुआ? आयंस एक स्पेसिफिक ऑर्डर्ड तरीके से अरेंज्ड हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स एक स्पेसिफिक तरीके से जुड़े हुए हैं। नेटवर्क सॉलिड का मतलब, या कोवलेंट नेटवर्क का मतलब क्या हुआ? नेटवर्क का मतलब होता है एक एटम आगे और से जुड़ा हुआ, वो आगे और से जुड़े, मतलब इनफाइनाइट नेटवर्क चला हुआ है। जैसे डायमंड है, डायमंड में है क्या? प्योर कार्बन है। एक कार्बन चार से जुड़ा है, उसमें आगे आगे वाले कार्बन भी चार 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 से जुड़े हुए, तो एक इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड। और मेटेलिक मेटल्स, तो देखो आयनिक सॉलिड्स आर दोज लाइक सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो आपके आयंस हैं, लाइक दिस। तो ये स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, यहां पर ऑब्वियसली जो बड़ा वाला पार्टिकल है दैट इज योर Cl नेगेटिव, और जो छोटा वाला पार्टिकल दैट इज योर Na पॉजिटिव। कैटायन छोटा होता है जनरली। ठीक है, तो देखिए एक पर्टिकुलर तरीके से लगे ना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एक पर्टिकुलर तरीके से यहां पर अरेंज्ड हैं कि नहीं है ना? यस, समझे? तो यहां पर ये जो आपका क्रिस्टल है ये एक आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड है। ओके, देन नेक्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना? मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस के बहुत स्ट्रांग होती हैं? नहीं सर। आयनिक फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं? हाँ सर। तो आयनिक सॉलिड्स के बीच में जो फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी वो कौन सी होंगी? कोलंबिक फोर्सेस होंगी, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो क्योंकि बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए आयनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। दे आर हार्ड एंड कंडक्ट करते हैं क्या ये? आयंस है सर, पर सॉलिड स्टेट में आयंस क्योंकि मूव नहीं कर सकते तो सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करेंगे, मोल्टन फॉर्म में कंडक्ट कर जाएंगे। पानी में डिसॉल्व कर दोगे तो आयंस अलग हो जाते हैं, तब कंडक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत हाई होती हैं, कंडक्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट मोल्टन फॉर्म और एक्वस मीडियम में सॉलिड स्टेट में नहीं करते। ठीक है, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, डिफॉर्म होंगे क्या? नहीं, डिफॉर्म नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करते हैं, लाइक सुक्रोस और आइस। आइस भी बेसिकली किन से बना है?
H2O मॉलिक्यूल से बना है ना, तो आइस का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो तो H2O है, विच इज अ मॉलिक्यूल. ओके, यस. हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो ये फोर्सेस कौन सी हो सकती हैं बच्चे? ये फोर्सेस आपकी सिंपल डाइपोल डाइपोल हो सकती हैं. ये फोर्सेस आपकी एच बॉन्डिंग हो सकती हैं, जो स्ट्रॉन्गर है, जैसे आइस में आप एच बॉन्डिंग बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना. और जैसे SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, अगर आपने मान लीजिए सॉलिडिफाई कर लिया उसको, तो उसके बीच में एच बॉन्डिंग तो नहीं हो रही होगी. हाँ, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होंगी, बहुत स्ट्रांग नहीं होंगी, बट डाइपोल डाइपोल होंगी ना. यस. आइस में आप बोलेंगे एच बॉन्डिंग है. तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन से हैं. हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, या डाइपोल डाइपोल बॉन्डेड है, या सिंपल वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेज हैं. ठीक है. तो जहां पर वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेज होंगी, वहां पर ऑब्वियस ही बात है कि सर उसको सॉलिडिफाई करना उतना आसान होगा नहीं, क्योंकि जितने स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी उतने इजीली आप उनको सॉलिडिफाई कर पाएंगे. राइट. तो देखिए, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का एग्जांपल लेते हैं. अब ये आपके पास आइस. तो आइस में आप देखोगे, ठीक है, दिस रेड वन इज O, रेड वन O है, और आपका ग्रे वाला जो है वो हाइड्रोजन है. तो देखो, एक तरीका है ना, एक प्रॉपर तरीके से पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं. उसको हम देखते हैं इसके थ्रू, है ना. देखो, ये क्या बन रहा है, एक हेक्सागन जैसा बन रहा है ना, आपका चेयर फॉर्म बन रही है ना, बन रही है कि नहीं बन रही है. देन मैं हाईलाइटर से करता हूं इसको, है ना. ये वाला देखो, इट्स अ चेयर फॉर्म. तो चेयर फॉर्म जुड़े हैं, एक पर्टिकुलर तरीके से जुड़े हैं, 6 के रिंग बन रहे हैं, यहाँ पे हेक्सागन रिंग्स बन रहे हैं. ठीक है. तो ये आइस है. तो आइस का एग्जांपल क्या होगा बच्चे, मतलब आइस किस कैटेगरी में होगी, मॉलिक्यूलर सॉलिड. और उसमें भी अगर फर्दर सब कैटेगरी में जाना हो तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. ठीक है. अब इसकी अगर आप प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो बेटा इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए? क्या बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट वगैरह? नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं, तो बड़ा हाई मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं होगा. और बहुत हार्ड होगी क्या? नहीं सर, बहुत हार्ड भी नहीं होगी. कंडक्ट कर पाएगी सर? मॉलिक्यूल्स कहाँ कंडक्ट करते हैं सर, है ना. समझे? तो ये सारी प्रॉपर्टीज वहां से आप समझ सकते हो. तो एनसीईआरटी में पूरा दिया हुआ है, इसलिए मैं इतना भी नहीं करूंगा कि स्पून फीडिंग के तुम लोग मतलब हर चीज मैं ही बताऊं. तो एनसीईआरटी में इसका टेबल लेकर पढ़ लेना. देन कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स लाइक क्वार्ट्स हैं, डायमंड है, जहाँ एक एटम और आगे जुड़ा है, वो आगे जुड़ा है, वो आगे जुड़ा है, तो इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनता जा रहा है. ठीक है. हुज एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड्स इनटू अ जायंट 3 डायमेंशनल एरे. ठीक है. जैसे ये आपका डायमंड है. तो डायमंड में देखिए एक कार्बन 4 से जुड़ा है, वो आगे फर और 4 से जुड़े हैं, इट्स लाइक इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा. चलिए, ठीक है. तो ये छोटा सा टेबल है. इस टेबल को देखने के लिए मैं थोड़ा सा खुद को करता हूं गायब, तो आप इसको देख लो. ये आयनिक है, पार्टिकल्स ऑक्यूपाइंग लैटिस साइट. बात बताऊंगा अभी लैटिस साइट्स क्या होती हैं, अभी उसके बारे में चिंता नहीं करो. तो मतलब क्रिस्टल जो बन रहा है आपका, वो किससे बन रहा है? आयन से बन रहा है. अट्रैक्टिव फोर्सेस किस तरह की हैं? कोलम्बिक फोर्सेस. एग्जांपल्स NaCl, CaCl2, NaNO3, और भी एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं काफी सारे. ठीक है. और प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? रिलेटिवली हार्ड होगा, ब्रिटल होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में, बट जब मोल्टन होगा या एक्वस मीडियम होगा तो कंडक्ट करेगा. देन सेकंड बात करते हैं मॉलिक्यूलर की. तो मॉलिक्यूलर में जो आपके पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? या तो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना. तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, लंडन फोर्सेज भी हो सकती हैं. इसका एग्जांपल HCl हो गया, इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेज आ जाएंगी. SO2 में डाइपोल डाइपोल आ जाएगा. N2 में वीक डिस्पर्जन फोर्सेज होंगी, आर्गन में वीक डिस्पर्जन होंगी, CH4 में वीक डिस्पर्जन होंगी, H2 में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा. तो कंपैरेटिवली ये सॉलिड कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, उतने हार्ड नहीं होते, मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे सॉलिड की बात कर लो चाहे लिक्विड की बात कर लीजिए. देन नेटवर्क सॉलिड की बात करें, नेटवर्क सॉलिड में क्या होते हैं? पार्टिकल्स क्या होते हैं? बेसिकली आपके एटम्स हैं. ठीक है. कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स, डायमंड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, Si2 हो गया. ठीक है. वेरी हार्ड, क्योंकि ये है तो कोवलेंट बॉन्डिंग वेरी बहुत हार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग यहाँ पर बनती है, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं. तो याद रखना कि नेटवर्क सॉलिड में जो आपके, रुको मैं फिर से वापस आ जाता हूँ, नेटवर्क सॉलिड में आपके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, आपके तो नहीं पर सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट है, दे आर वेरी वेरी हाई एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर इज नो चार्ज कैरियर. एंड व्हेन टॉक अबाउट द मेटेलिक, तो मेटल्स में जो पार्टिकल्स हैं, आप बोलोगे सर मेटल एटम्स या आयन, देखो मेटेलिक बॉन्डिंग में क्या होता है? कर्नल है, उसके अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना. तो पॉजिटिव आयंस उस तरह से आप बोल सकते हो, बट यू कैन रादर से कर्नल प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाली थ्योरी. ठीक है.
राइट। तो सारे सारे मेटल्स इसमें आ गए, और मेटल्स की प्रॉपर्टीज तो आपको पता होती है ना। मेटल में एक मेटालिक क्लस्टर होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी उनकी अच्छी होती है, ब्रिटल होते हैं कि नहीं, हथौड़ा मारोगे तो डिफॉर्म कर जाएगा पर ब्रिटल नहीं है वो, है ना, राइट। तो कुछ बहुत हार्ड होते हैं, कुछ बहुत सॉफ्ट भी होते हैं, तो काफ़ी वैरायटी है। मेल्टिंग पॉइंट भी आपके बहुत हाई से बहुत लो तक रेंज करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को भी, और थर्मल कंडक्टर भी हैं, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज आके इनको पढ़ लेना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपका, ये सारे होमवर्क क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल सॉलिड इन या ये बाद में करना है कि अभी करना है यार। H2 क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला हो गया, कार्बन क्या आपका सॉलिड स्टेट में नेटवर्क हो गया, है ना। तो H2 आपका H बॉन्डेड हो गया, ये आपका नेटवर्क हो गया, और कार्बन डाइसल्फाइड आपका मॉलिक्यूलर हो गया, KF आपका आयनिक हो गया, टीन आपका मेटेलिक हो गया, ठीक है। एस्टिमेट द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई किसका होगा बच्चे, आयनिक का सबसे हाई होगा, और सबसे कम किसका होता है, मॉलिक्यूलर वालों का। तो मॉलिक्यूलर में भी देखना है कि मॉलिक्यूलर में भी सबसे कम फोर्सेस वाला कौन है। तो देखोगे H2O में तो H बॉन्डिंग है तो कंपेरेटिवली हाई रहेगा। कार्बन डाइसल्फाइड मॉलिक्यूलर है, और कार्बन डाइसल्फाइड में कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेस नहीं है ना, तो कार्बन डाइसल्फाइड सबसे पीछे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, देन कमिंग टू द फीचर्स ऑफ अ क्रिस्टल, क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं क्रिस्टल की जो उसको डिफाइन करती हैं, है ना। देखिए, तो द एक्सटर्नल शेप इज कॉल्ड द हैबिट ऑफ द क्रिस्टल। वैसे कोई पूछेगा नहीं आपको, बट पता होना चाहिए चलिए कि क्रिस्टल की जो शेप है, एक्सटर्नल शेप है, उसको उसकी हैबिट कहा जाता है। द प्लेन सर्फेसेस, क्रिस्टल के जो प्लेन सर्फेस होते हैं ना, फ्लैट सर्फेस, दे आर कॉल्ड फेसेस। जैसे जब आप बोलते हैं ना कि सर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो मैंने कहा था कि सर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में तो 6 पार्टिकल्स होते हैं सेंटर के राउंड, तो उसको ऑक्टा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो 8 फेस वाला पॉलीगन बनता है, यस, ठीक है। तो एंगल बिटवीन द फेसेस आर रेफर टू एज इंटरफेशियल एंगल्स। देखिए, जैसे ये एक फेस है, ये दूसरा फेस है, ये तीसरा फेस है, ये चौथा फेस है। अभी आपको 4 ही दिख रहे हैं, पीछे वाले नहीं दिख रहे। तो 2 फेस के बीच का जो एंगल है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल, है ना। ये आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, क्योंकि इसमें टोटल 8 फेस हैं, 4 आपको दिख रहे, बाकी 4 आपको भी दिख नहीं रहे, पीछे की तरफ है, ठीक है। तो इंटरफेशियल एंगल समझ आ गया, 2 फेसेस के बीच का एंगल। द इंटरफेशियल एंगल्स फॉर अ गिवन क्रिस्टलिन सब्सटेंस आर ऑलवेज द सेम। नाउ दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक पर्टिकुलर क्रिस्टल का जो इंटरफेशियल एंगल है वो हमेशा सेम होंगे। आप उसको चाहे 50 बार बना लो लैब में, या कहीं और से ले आओ, ठीक है, इंटरफेशियल एंगल आपके सेम होंगे। एजेस आर फॉर्म्ड, एजेस का बनते बेटा, एज क्या होता है, एज, रुकिए जरा हम कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये एक एज है, ठीक है, दिस इज एज। अरे भैया जो लाइन जो आपकी ड्रॉ है ना, ये जहां पर 2 फेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज। ये एज है, ये आपका एज है, ये है, समझे, ये सारे आपके एज हैं जहां 2 फेस आपस में मिल रहे हैं। जैसे क्यूब में ये एक एज, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और पीछे भी होंगे ना फिर 10, 11, 12, ठीक है। तो कितने, 12 एजेस हैं क्यूब में, टोटल 12 एज हैं, समझे, ठीक है। तो एजेस का समझ आ गया। और क्यूब में बच्चे फेस कितने हैं, क्यूब में 2, 4, 6, है ना, तो 6 फेसेस। और इस क्यूब में क्योंकि परफेक्टली क्यूबिक है, तो इंटरफेशियल एंगल क्या होगा बच्चे, किन्हीं भी 2 फेस के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री सारे, ओके। चलिए नेक्स्ट, वी टॉक अबाउट द सिमिट्री एलिमेंट्स, कि जब हम क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स होते हैं, तो उनमें कुछ सिमिट्री भी आती हैं। जैसे ये पीछे अगर आप क्यूब की बात करें, तो क्यूब में क्या सिमिट्री है, हाँ, इस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में सिमिट्री है। एग्जैक्टली बीच में से काट दूं मैं इसको तो चलेगा, हाँ, एग्जैक्टली बीच में से काटूंगा, 2 बराबर हाफ मेरे को मिल जाएंगे, है ना। तो जो आपने स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ा होता है, उसी तरह के सिमिट्री ऑपरेशंस हम यहाँ पर भी करते हैं। तो ब्रीफली आपको बताऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम उस पर नहीं लगाएंगे। तो पहला अपना जो सिमिट्री एलिमेंट है, दैट इज सेंटर ऑफ सिमिट्री। तो ऑब्वियसली बात है, एक इमेजिनरी सेंटर, जिससे अगर मैं इधर जाता हूं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता हूं, तो मुझे जो मिलेगा वहां पे, जो पार्टिकल है जो भी मिलेगा, उसी लाइन को ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप एक्सटेंड कर लेते हैं, तब भी मुझे वही पार्टिकल मिलेगा, किसी भी डायरेक्शन में जाऊं मैं। तो इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट विद इन द क्रिस्टल, सो दैट सच दैट एनी लाइन ड्रॉन थ्रू इट intersects the surface of the crystal at equal distances in both direction। मतलब यहां से आप इधर को चले
तो जितनी दूरी पे वो क्रिस्टल के फेस के साथ कांटेक्ट में आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही दूर है फेस। इधर को जाओगे डिस्टेंस बराबर है, मतलब सिमेट्रिकल पॉइंट है बिल्कुल। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री बच्चे एक ही हो सकता है, सेंटर मल्टीपल नहीं होते, ठीक है। देखिए अब जैसे ये आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो इस सेंटर से जैसे मैं इस डायरेक्शन में गया, यहाँ पे ये वाला पॉइंट पे मिला, उसी को ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो मैं कहाँ आ जाऊंगा, ये वाला पॉइंट पे आ जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें देखो इस डायरेक्शन में गया तो ये वाला पॉइंट मिल रहा है, उसी लाइन को पीछे एक्सटेंड कर दिया तो ये वाला पॉइंट मिल रहा है, बराबर डिस्टेंस पे मिल रहा है ना। तो ये आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया। तो एक हो गया आपका ये सिमेट्री एलिमेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेकंड इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो उस स्ट्रक्चर को दो बराबर हिस्सों में काट दे, उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो इज एन इमेजिनरी प्लेन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ अ क्रिस्टल एंड डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पोर्शंस सच दैट वन पार्ट इज एक्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ द अदर। मतलब दो बराबर हिस्सों में काट दे उसको। जैसे देखिए ये आपका क्यूब है, क्यूब को ये जो ग्रीन वाला दिया आपको, इस प्लेन में अगर मैं काट दूं, मतलब क्यूब को मैं एक्जैक्टली बीच में से काट दूं, तो बेटा ऊपर का हाफ नीचे का हाफ एक्जैक्टली क्या होंगे, मिरर इमेजेस होंगे एक दूसरे के। तो दो बराबर हिस्सों में काट दिया उसको मैंने, राइट। तो ऐसे कितने हो सकते हैं। अब जैसे ये आप बोलोगे सर ये वाला लेट्स से इट्स एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला है मान लेते हैं ये एक्स वाई प्लेन है। तो सर अगर ये एक्स वाई है तो सर एक फिर वाई जेड आ जाएगा, एक्स जेड आ जाएगा। तो तीन तो वैसे दिमाग में आ रहे हैं तुम्हारे, आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना। एक ऐसा वाला कट जाएगा, ऐसा वाला प्लेन बना के हम ऐसा काट देंगे इसको, एक ऐसा वाला हो जाएगा, समझे। यस, चलिए इनको भी देखते हैं हम। तो ये जो तीन आपके दिमाग में आए थे रेक्टेंगुलर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, ये हैं। मतलब रेक्टेंगल आपने बनाया, टक टक टक, तीन तरीके से काट दिया उसको, ठीक है, समझ गए। तो ये तीन आपके रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गए। तो अब तक कितने एलिमेंट पढ़े हमने, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री एक पढ़ा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने पढ़ लिए तीन। तो अभी टोटल कितने हो गए बच्चे, टोटल सिमेट्री सारे एलिमेंट मिला के अब तक हमने चार पढ़े। चलिए अब क्या यही हो सकता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, नहीं, ये तो आपका रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री ने क्यूब था आपका। देखिए अब हम इस क्यूब में ना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आठों पॉइंट्स को मैंने डिफाइन कर दिया। क्यों, क्योंकि अब जो मैं प्लेन बनाऊंगा ना, आप विजुलाइज नहीं कर पाओगे अगर आपने नंबर नहीं लिखे हैं, नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये प्लेन किस किस के थ्रू पास कर रहा है, ठीक है। तो एक काम करो, पॉज द वीडियो फॉर 2 मिनट्स और मुझे बताइए कि ये जो हमने स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ किया, 8 पॉइंट्स को मार्क किया 1 2 3 4 5 6 7 8 में, इनके थ्रू कितने ऐसे प्लेन, कोई डायगोनल प्लेन, कोई कैसा, कितने प्लेन आप ऐसे बना पाओगे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। करो, 2 मिनट का आपका ट्रायल है ये, देखते हैं। 2 मिनट का इसको प्ले करना ताकि आपको आइडिया लगे कि हमने कितना सही किया। देखिए तो पहला आपका ये है ना 1 4 और 7 6 के थ्रू जो प्लेन बनेगा आपका। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने एक ऊपर वाला फेस लिया और एक नीचे वाला फेस लिया, मतलब एक आपने पेयर लिए, पैरेलल फेसेस, है ना। आपने टॉप फेस पकड़ा, है ना, आपने टॉप फेस पकड़ा और आपने बॉटम वाला फेस पकड़ा, और उनके जो डायगोनल थे उन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है ना। टॉप डायगोनल बॉटम डायगोनल को जोड़ के बना ये वाला। यस, अब अगली बार आपने क्या किया, अगली बार आपने देखो ये वाला फेस पकड़ा और उसके सामने वाला फेस पकड़ा और उनके डायगोनल को जोड़ दिया, है ना। मतलब फिर नेक्स्ट, अब आपने, अब एक फेस पे सर दो टाइप के डायगोनल होते हैं, तो सर टॉप और बॉटम में एक ऐसा भी डायगोनल बन जाएगा, ठीक है। और अब ये वाला जैसा है, आपको ये थोड़ा सा विजुलाइज करने में उन्होंने ड्रॉ यहाँ पर सही नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लेना। ये एक्चुअली 7 और 2 के बीच में आएगा ये, ठीक है। वेट, ये 2 है, तो ये जो है आपका थोड़ा गलत ड्रॉ किया गया हुआ है, ऐसा आना था ये, ठीक है। मतलब ये जो ऊपर वाला आपका फेस है ना, ये वाला आपने किया है, इसका दूसरा वाला डायगोनल, ओके। नेक्स्ट, अच्छा नहीं, 1 सेकेंड, तो यहाँ पर कुछ और गड़बड़ हुई है। 7 2 वाला तो नीचे है, अच्छा 7 2 वाला नीचे है, 6 2 1 5, अच्छा इन्होंने फेस वाला वो नहीं लिया है, 1 5 एंड 7 3 लिया है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, इन्होंने फेस डायगोनल नहीं लिया हुआ, इन दो फेस को जोड़ दिया है, मतलब इस एज को और इस एज को जोड़ के ऐसे, मतलब
ऐसे करके काट दिया आपने, ठीक है, ये जो आपका क्यूब था इसको ऐसे काट दिया एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ हाँ, तो जो मैं जिसकी बात कर रहा था वो नीचे है, ये वाला है वो। तो बच्चे कितने हो गए प्लेन्स ऑफ सिमिट्री? 9 तो यहां पर दिखाई दे रहे हैं, एक पीछे हमने पढ़ा क्या, सेंटर सिमिट्री, 10 हो गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ है आपके सामने आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमिट्री के बारे में जो बात है, हाँ मैं आपको एक्सिस सिमिट्री नेक्स्ट उसमें पढ़ा रहा हूँ, बट ये है जस्ट फॉर योर होमवर्क, मैं इस इमेजेस को एक्सप्लेन नहीं करने वाला, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस फॉर योर नोट्स, कि ये जो ऊपर है ये आपकी एक्सिस ऑफ सिमिट्री है। व्हाट आर दीज एक्सिस, तो मल्टीपल है तो एक्सिस ऑफ सिमिट्री, ठीक है। ये वाला आपका आ गया सेंटर ऑफ सिमिट्री, जिसको सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी बोलते हैं, इन्वर्जन सेंटर भी बोलते हैं। और ये जो आपके मिरर प्लेन्स आ गए 9, तो मिरर प्लेन्स कितने हुए 9, और एक हो गया आपका सेंटर ऑफ सिमिट्री 10। बाकी हमने आगे पढ़ने अभी ने एक्सिस ऑफ सिमिट्री। एक्सिस का मतलब क्या है, एक ऐसी इमेजिनरी एक्सिस जो उस क्रिस्टल के थ्रू पास करे, क्यूब के थ्रू पास करे, और उसको मैं एक एंगल पे घुमाऊं, मेरे को एक्जेक्टली सेम चीज मिल जाए। अब देखो जैसे कि अब एक क्यूब है, उसको मैं 90 डिग्री पे घुमाऊंगा फिर से वैसा मिल जाएगा, फिर 90 डिग्री पे घुमाऊंगा फिर से वैसा मिल जाएगा, है ना। तो 90 डिग्री पे घुमाने से मेरे को क्या मिल रहा है, सेम चीज फिर से वैसी मिल जा रही है मेरे को, यस। तो 90 डिग्री पे घुमा सकता हूं मैं, किस एक्सिस के अबाउट, जो उसके एग्जैक्टली बीच में से जा रही है, ठीक है। जैसे ये वाले आपकी, ये जो आपकी एक्सिस है बिल्कुल क्यूब के बीच में से जा रही है, तो इस एक्सिस के अबाउट मैं 90 डिग्री पे रोटेशन कर दूंगा, तो मेरे पास फिर वैसा ही बन जाएगा स्ट्रक्चर, फिर वैसा बन जाएगा एवरी 90 डिग्री। तो बेटा 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि 360 डिवाइड बाय 90 कितना आया 4, तो उसको क्या आ जाएगा 4 फोल्ड सिमिट्री। जितने एंगल पे आपने घुमाया, अगर आपने 90 डिग्री पे घुमाया तो 360 डिवाइड बाय 90 करो, क्या आ रहा है 4, तो उसको बोलेंगे 4 फोल्ड सिमिट्री, ठीक है। एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमिट्री ऐसी कितनी एग्जिस्ट करती हैं, ऐसी 3 करती हैं। क्यों, क्योंकि एक तो बेटा आपने टॉप और बॉटम फेस को उसके बीच में से निकाल दी एक बार एक्सिस, एक बार आप साइड वाले इन दो फेसेस के बीच में से निकाल दो, है ना। तो एक बार आपने एक्स एक्सिस ले ली, वाई ले लिया, जेड ले लिया, तो 3 एक्सिस आप ले सकते हो जो उसके सेंटर के थ्रू जा रही हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो ऐसी 3 हो जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट, तो आपने इन दो कॉर्नर्स को ज्वाइन करके एक एक्सिस बनाई है, ये फेस के बीच में से नहीं जा रही है, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हम करते हैं, ठीक है, तो ये 120 डिग्री पे रोटेट करके आपको सेम स्ट्रक्चर देगा। ये आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा, आप घर में एक डब्बा लेके उसके थ्रू क्या कर सकते हो, ये 2 पॉइंट ले लो, उसके थ्रू एक पेंसिल या पेन जो भी है उसको लगा के, ठीक है, या एक वायर उसके थ्रू डाल के उसके अबाउट 120 डिग्री पे घुमा के देखो, ठीक है। तो 120 डिग्री पे आप घुमाओगे तो आपको ये वाला सेम स्ट्रक्चर वापस मिल जाएगा, वैसा ही जैसा पहले था, एक्जैक्टली 120 डिग्री का फिर से वैसा आएगा। तो 120 का मतलब हो कि 360 डिवाइड 120 दैट इज 3, तो उसको एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमिट्री कहा जाता है। ऐसे टोटल 4 आते हैं, क्योंकि कभी इन दो को ज्वाइन कर रहा हूं मैं, कभी इन दो को ज्वाइन कर लूंगा, है ना, तो ऐसी टोटल 4 मेरे पास बन जाएंगे। नेक्स्ट इज ये एज, ये जो एज है और ये वाला जो एज है, इन एज के सेंटर्स को जोड़ के एक्सिस बनी है, कॉर्नर नहीं पकड़ा मैंने, एज के 2 एज के सेंटर्स को हमने जोड़ दिया है, बिल्कुल आमने सामने वाले। तो इसके अबाउट कितने, ये एग्जैक्टली ऐसा हो गया, मतलब आप क्यूब को ऐसे देख रहे थे, इस एक्सिस के अबाउट मैंने 180 डिग्री इसको घुमा दिया, राइट। तो ये 180 डिग्री का रोटेशन यहाँ पे हुआ है, तो 180 डिग्री के रोटेशन का मतलब हुआ 360 डिवाइड 180 दैट इज 2, तो दैट इज एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमिट्री। ऐसी 6 बन सकती है, क्योंकि ये जो जो एजेस हैं, ठीक है, ऐसे कितने एजेस में ले सकता हूँ यार, मल्टीपल है मेरे पास, अभी मैं इन 2 को लेके कर लूँ, इनके थ्रू बीच में से कर लूँ, है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट आर देयर, तो ऐसी 6 बन जाएंगी। ओके, तो बच्चे यहां पर एक्सिस ऑफ सिमिट्री कितनी है, 6 4 10 3 13, तो टोटल अगर हम बात करें क्यूबिक में, क्यूबिक एलिमेंट में, क्रिस्टल में 3 आपके पास क्या आ गई 4 फोल्ड सिमिट्री, और 4 आ गया आपके पास 3 फोल्ड, और 6 आपके यहाँ 2 फोल्ड, तो 13 एक्सिस ऑफ सिमिट्री आ गई हैं। और टोटल अगर सिमिट्री एलिमेंट्स की बात करें, पीछे कितने थे हमारे पास 10 थे, ये 13 हो गए, टोटल 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमिट्री आ गए। तो अब समझ आया कि 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमिट्री कैसे आते हैं, आप कभी उन्हें पढ़ा होता है कि 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमिट्री होते हैं, ये ऐसे आते हैं, ठीक है। तो जस्ट फॉर ए नॉलेज, पता हो तो क्या थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल सही रहता है, हाई रहता है, और वो होना भी चाहिए। देन नेक्स्ट टॉक अबाउट द मिलर इंडिसेस, है ना, ये लास्ट टॉपिक अपना इस लेक्चर का। तो मिलर इंडिसेस क्या है, देखिए
वैसे तो मैं नहीं बोल रहा कि उतना ज़्यादा अपने को बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, बट थोड़ा सा आइडिया हो ना तो कॉन्फिडेंस रहता है। नहीं तो पता लगा कि पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया और कि एक क्वेश्चन में मिलियन इंडिसेज ऐसा कुछ दे दिया, उसमें बहुत सिंपल था, बट क्योंकि आपको आता ही कुछ नहीं है, पढ़ा ही नहीं था, वो लगा अरे यार 5 मिनट देख लिया होता, बहुत आसान चीज़ थी, है ना। तो वो चीज़ हम चाहेंगे हो। देखिए ये आपकी एक्स वाई जेड एक्सिस आ गई। ओके बेटे, यहां पर ये जो प्लेन है ना, ये जो आप ए सी और बी को जोड़ के, है ना, ये सी आ गया, ये ए आ गया, बी आ गया, जो प्लेन आपका बन रहा है, ठीक है, तो वो तीनों को ए पे कट कर रहा है। मतलब एक्स एक्सिस को भी ए डिस्टेंस पे कट कर रहा है, वो वाई को भी ए डिस्टेंस पे कट कर रहा है, जेड को भी ए डिस्टेंस पे कट कर रहा है, ठीक है। तो उसके एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट जो है वो ए है, फाइन। और ये जो ए बी सी डैश, ये छोटा वाला ट्राइंगल, उसको हाईलाइट करके देखते हैं। तो ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला, ये कहां कट कर रहा है? ये एक्स एक्सिस को तो ए पे कर रहा है, वाई को भी ए पे कर रहा है, ठीक है। मतलब ए, अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो ए नहीं लिखा है, यहाँ पर तो लिखे हैं ए बी और सी, ठीक है, दैट इज फाइन। पर मैं बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट बराबर है, वो तीनों बराबर डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस के डिस्टेंस को हमने ए कैटेगराइज कर दिया, वाई को बी बोल दिया, जेड को हमने सी बोल दिया, बट द डिस्टेंस आर सेम, जैसे 1 1 1, है ना। ये 1 डिस्टेंस अगर है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। पर ये जो नया प्लेन बना, जो ग्रीन में मैंने रिप्रेजेंट किया है, वो 2 एक्सिस पे तो बराबर डिस्टेंस पे कट कर रहा है, तीसरे में आधे पे कर रहा है। तो अगर मैं इसके सिंपल बनाऊं कि बेटा ए बी सी, एक्स के लॉन्ग जो है आपका वो ए है, वाई के लॉन्ग इसको बी बोलते हैं, जेड के लॉन्ग सी बोलते हैं, ओके। तो ये ग्रीन वाले, ठीक है, फॉर ए बी सी डैश, ठीक है। तो उसका बेटा इंटरसेप्ट क्या है? एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रहा है? 1 पे, 1 यूनिट मतलब लेंथ। वाई पे भी कहां कर रहा है? 1 पे कट कर रहा है। जेड में कहां कर रहा है बेटा? हाफ पे, आधा, 1/2। तो ये इंटरसेप्ट आगे, रेसिप्रोकल ले लो इसका। तो ये 1 1 हाफ का मतलब हो गया, रेसिप्रोकल कर दिया, 1 1 2 हो गया, यस। इसका सिंपलेस्ट या क्लियर फ्रैक्शन भी ये 1 1 2 ही रहेगा, यस। तो ये जो आपका प्लेन है ए बी सी डैश, इसको 1 1 2 करके रिप्रेजेंट किया जाएगा मिलर इंडिसेस के थ्रू। उसको क्या कहा जाएगा? 1 1 2, ओके, समझे? सिंपल है। अब देखो कुछ और एग्जांपल देखो, जैसे ये वाला प्लेन है आपका, ये वाला प्लेन आपका 1 0 0 क्यों है? क्योंकि एक्स एक्सिस को उसने कहां कट कर रहा है? 1 पे। वाई को कट कर रहा है, या ये वाला जो आपका प्लेन है, ठीक है, ये वाला जो आपका प्लेन है, टेल मी, इज दिस प्लेन कटिंग द वाई एक्सिस जेड एक्सिस? नहीं सर, ये तो ऐसे पैरेलल चला जाएगा ना सर, जेड को कभी कट ही नहीं करेगा, वाई को कभी कट ही नहीं करेगा, एग्जैक्टली, ठीक है। तो वाई और जेड को कभी कट ही नहीं कर रहा, तो कहां कट कर रहा है? मतलब वो इनफाइनाइट पे, इंटरसेप्ट क्या आएंगे? इन्फिनिटी। तो एक्स को कहां कट कर रहा है? 1 पे, ठीक है, एक्स को 1 पे कर रहा है, वाई को इन्फिनिटी पे, जेड को इन्फिनिटी पे, रेसिप्रोकल कर लो, 1/∞ क्या होता है? 0 आपका। तो यार 1 0 0, और उसकी क्लियर फ्रैक्शन भी यही है, तो यस। तो जो सिर्फ एक्स को कट कर रहा है, मतलब आपको कौन सा प्लेन है बच्चे? वो जो एक्स एक्सिस को कट करेगा, वो प्लेन कौन सा होगा? खजूरों, वाई जेड प्लेन हुआ ना ये, राइट। ये आपकी वाई है और ये आपकी जेड एक्सिस है, तो वाई जेड प्लेन हुआ। तो वाई जेड प्लेन सिर्फ एक्स को कट करेगा, तो एक्स में 1 और वाई जेड में 0 0, तो वाई जेड वाले 0 0 हो जाएंगे। तो अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करूं, तो वो एक्स वाई में 0 0 होगा, जेड में 1 होगा। तो एक्स वाई प्लेन जो आपका, वो क्या हो जाएगा? वो 0 0 1 हो जाएगा। और सर अगर मैं एक्स जेड प्लेन की बात करूं, तो एक्स और जेड में 0 0 होगा, वाई में 1 हो जाएगा, तो 0। तो एक्स वाई जेड में मतलब 0 1 0 ऐसा हो जाएगा। तो देख लो, ये जो 0 1 0 है, ये वाला प्लेन आपका कौन सा है? दिस इज योर व्हाट? कौन सा? ये एक्स जेड, है ना। ये आपकी एक्स एक्सिस आ गई और ये आपकी जेड एक्सिस आ गई, तो ये आपका एक्स जेड प्लेन आ गया। तो समझ आया कि आपको 3 चीजें लिखनी होती हैं, एक्स, वाई और जेड। अगर वो वाई जेड प्लेन है तो वाई और जेड के 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो वाई जेड प्लेन में वाई और जेड आपका 0 0 हो जाएंगे, तो एक्स आपका फिर 1 हो जाएगा। एक्स जेड में एक्स और जेड आपके 0 0 हो जाएंगे, तो वाई आपका 1 हो जाएगा। तो ये 3 तो प्लेन बहुत सिंपल सिंपल थे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये तो आई थिंक आपको बड़े आराम से समझ आ जाने चाहिए, आ भी गए होंगे।
एंड अब जैसे ये वाला है 112, ये हमने ऊपर किया ना अभी 112 वाला, तो ये वाला प्लेन है ये, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, वाई को 1 पे कट कर रहा है और जेड को 2 पे नहीं कर रहा है, रेसिप्रोकल लेना होता है, ठीक है। तो कट कहां कर रहा था, इसके इंटरसेप्ट क्या थे, अगर हम इंटरसेप्ट की बात करें तो वो थे 1, 1.5, रेसिप्रोकल लेना है, समझे। तो उसके अकॉर्डिंग सोचना है फिर, अच्छा एक्स में 1 पकड़ते हैं, वाई में 1 पकड़ते हैं, जेड में हाफ लेते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ते हैं, तब ये जो आएगा प्लेन दैट इज योर 112 प्लेन। इतना सिंपल है ये, थोड़ा सा बैठ के अगर इसको ड्रॉ करके देख लोगे, 5-6 एग्जांपल्स को देख लोगे एक बार, तो भूलोगे नहीं। और इतनी सिंपल चीज है ना कि अगर ये नहीं आती हुई और इसके ऊपर हल्का सा भी क्वेश्चन आ गया तो लगेगा कि अरे यार 4 नंबर इतने आसान थे, पूरा चैप्टर पढ़ लिया था सब कुछ, और इतनी सिंपल चीज छोड़ दी जो 4 मिनट में हो जानी थी, ठीक है। अब देखो ये 110 है, ठीक है। 110 का मतलब क्या हुआ, इसकी इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे, एक्स पे आपका 1 है, वाई पे आपका 1 है और जेड में आपका इन्फिनिटी है, जेड को हिट नहीं कर रहा। तो एक्स में आप 1 पे आओ, वाई में 1 पे आओ, जेड को टच ही नहीं कर रहा है, उसके पैरेलल रहेगा, तो इन दोनों को जोड़ दो, फिर इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो और इसके पैरेलल एक उठा दो, ये आपका 110 हो गया, ठीक है। तो सिर्फ एक एक्सिस के पैरेलल है, 0 का मतलब होता है उस एक्सिस के पैरेलल है, समझे, 0 का ये मतलब होता है, ठीक है। 111 का मतलब तीनों भैया 1 पॉइंट पे है। अब बोलोगे सर ये तो बड़ा अजीब सा है, ये 111 तो सर ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, मतलब सर यहां से हम ये 1 मार्क करते, यहां से 1 मार्क करते, यहां से 1 मार्क करते, इनको जोड़ते, सर ऐसे जोड़ते हम, हाँ बेटा वो उसके पैरेलल ही आएगा। ये जो मैंने रेड से में ड्रॉ किया ना अभी रेड में, ये और जो भी ग्रे वाला दिया ये दोनों पैरेलल है, तो अगर ये प्लेन है इसको मैं पैरेलल शिफ्ट भी कर दूं ये सेम रहता है, समझे। तो प्लेन को तुम शिफ्ट कर सकते हो, मिलर इंडिसेस चेंज नहीं होंगे उसके। तो ऐसा सोचो कि ये जो ग्रे वाला प्लेन आपको दिया हुआ है उसको हम शिफ्ट कर देते थोड़ा पीछे, तो ये जो मैंने रेड वाले पॉइंट्स मार्क किए हैं ये आएगा ना वहां पे, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ऑब्वियसली आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो इसके पैरेलल वैसा प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली ऐसे ही नहीं, तो रोटेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये इन दो पॉइंट को कट कर रहा है तो उसको थोड़ा हम घुमाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इसको पैरेलल मूव करेंगे, थोड़ा रोटेट करेंगे, तो ये रेड वाले प्लेन की तरह बन जाएगा। तो चाहे तुम ये जो मैंने रेड वाला ड्रॉ किया है ये वाला ड्रॉ करो, ये भी ठीक है, पर ऐसा मत सोचना कि ये जो बनाया इन्होंने ये गलत है। तो आप बोलोगे सर फिर ये जो उन्होंने बनाया ये ऐसा क्यों बनाया सर, हाँ अब सोचो, मान लो तुम रेफरेंस पॉइंट ले रहे थे इसको, राइट। अब अगर बेटा रेफरेंस में इसको ले लूं, अगर ये मेरा रेफरेंस पॉइंट आ जाए तो यहां से ये 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट हो गया और ये वाला 1 यूनिट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ बताओ, है ना, ये 1 यूनिट लेंथ, ये 1 यूनिट लेंथ और ये वाली 1 यूनिट लेंथ। तो बेसिकली ये जो ग्रे वाला है ये आपका क्या है, नथिंग एल्स, 111 है, बस आप रेफरेंस पॉइंट अलग पकड़ लिया ना, आपने नीचे के कॉर्नर की जगह आपने ऊपर के कॉर्नर को पकड़ लिया, तो क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो ऐसा भी कर सकते हो, रेफरेंस पॉइंट आप क्यूब के जो कॉर्नर्स हैं 8 कॉर्नर हैं किसी को पकड़ लो, समझे, जहां से आपको सबसे आसान रहे। तो इस वाले प्लेन को ऑब्जर्व करना सबसे आसान कहां से था, अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट लेता हूं। अगर आप नीचे वाले को रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, सर ये कहां आ रहा है सर, है ना, समझे। तो कभी कभी आप रेफरेंस पॉइंट को मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जो आसान लगे। अब आप बोलोगे सर सर ये 111 कैसे है, सर तो हाफ 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 पे कर रहा है, तो अगर ये हाफ पे कर रहा है, दूसरा भी हाफ है, दूसरा भी हाफ है, ठीक है, रेसिप्रोकल कर लोगे तो 2 2 2, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा आपका 1 1 1 हो जाएगा ना, सिंपलेस्ट फॉर्म तो उसकी 1 1 1 हो जाएगी डिवाइड बाय 2 करके, ठीक है। तो यस ये भी 1 1 है, इसी को 1 ले लो तुम, चलेगा, समझे। तो देखो ये जो मैंने ड्रॉ किया ये भी 1 1 1 था, ये वाला भी 1 1 1 है, तो ये चीज समझनी है, इसमें गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो ये कुछ और एग्जांपल्स। अब जब कोई इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव में जाता है तो उसको उसके ऊपर बार लगाते हैं, ठीक है। व्हेन इंटरसेप्ट इज नेगेटिव देन यूज बार, ठीक है, ठीक है, उसके ऊपर एक डंडा लगा देना है। तो जैसे यहां पर ये आपको 1 1 डैश मतलब 1 1 बार 1 दिया हुआ है, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका इंटरसेप्ट जो ये एक्स वाई जेड में जो आपका वाई वाला है वो नेगेटिव में है। कैसे, अब देखो ये जो आपका प्लेन है
ठीक है, ये बोल रहा है कि x को ये 1 पे हिट कर रहा है, y को -1 पे कर रहा है और z को आपका 1 पे कर रहा है। दिख रहा है आपको x पे 1 पे करता हुआ? हम बोलेंगे सर x पे तो कर नहीं रहा, दिख नहीं रहा सा। ओके, एक काम करते हैं, y को एक्सटेंड करते हैं पीछे, है ना, y को पीछे ले जाते हैं हम। तो बेटा इस पॉइंट से मैं मान लीजिए एक इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। ओके, और वैसे ही ये वाली जो दूसरी लाइन थी, ये वाली, इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, एंड तीसरी ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। तो बताओ ये जो मैंने प्लेन बनाया, ये प्लेन उसके पैरेलल है कि नहीं है? है। तो ये प्लेन बच्चे x को 1 पे कट कर रहा है, हाँ जी कर रहा है, और y को कहां कर रहा है बेटा? -1 पे कट कर रहा है, हाँ जी -1 पे कर रहा है, और z को कहां कर रहा है बच्चे? 1 पे कर रहा है। समझिए, शिफ्ट करके देख लो। तो नेगेटिव जब आता है उसका मतलब होता है उसको उस ऊपर बार आपको लगाना है। राइट, तो ये दो आपके होमवर्क हैं। आई होप आप इनको थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे, समझेंगे, दिमाग लगाएंगे, सीखेंगे और आपको कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस, ये होमवर्क है। होमवर्क का मतलब ये अगली क्लास में डिस्कस हम थोड़ा सा कर लेंगे, बट आपके ऊपर ज़्यादा ही है क्योंकि एनसीईआरटी बिल्कुल है ना, अपने को अगर जेई नीट वगैरह वो एडवांस लेवल की चीज़ें करनी है तो हम एनसीईआरटी की हर एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलेंगे, तो इट विल बी वेरी वेरी लेंथी। तो ये आपका होमवर्क है, आपको ही पूरा करना है, बिकॉज आप जितना इसके बारे में पढ़ाई कर करके आंसर निकालेंगे उतना आप सीखोगे, जितना मैं आपको आंसर देता चला जाऊंगा उतना आप कम सीखोगे। ठीक है, तो क्योंकि सब्जेक्टिव और सिंपल क्वेश्चन है, इंटेक्स्ट है, ये सारे करने हैं, छोड़ने बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। ओके, चलो ये हो गया, एंड नेक्स्ट, हाँ ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 1 2 3। ठीक है, ये 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ये आपको करने हैं, तो उनको मार्क कर देता हूं मैं, ये 1 आ गया, दिस इज 2, दिस इज 3। तो ये 3 क्वेश्चन हैं आपके लिए, एंड दैट्स इट। ठीक है, ये होमवर्क करना है, नेक्स्ट क्लास में फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट करेंगे यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल, ब्रेवियस लैटिसेस, वो सारा सारा। तो नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा हम स्पीड पकड़ेंगे, अभी बेसिक पार्ट था इसका। डन, चलो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आपको अच्छा लगा कोर्स तो डू टेल ऑल योर फ्रेंड्स एंड जूनियर्स अबाउट दिस। ठीक है, कैनवस क्लासेस आपको थोड़ा प्रमोट भी करना है। चलिए, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।